better. I hope you all are fine and doing your study in a proper way. So we have to start our first chapter of history, which is about nationalism in Europe. तो हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं. आज हम इसका 3rd पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है, कि यूरोप में नेशनलिज़म का निर्माण होना, नेशनलिज़म की शुरुआत होना. वो कि जैसे हमने कल फ्रांस का पढ़ा था कि किस तरीके से फ्रांस के अंदर जो है वो नेशनलिज़म आया था, उसके जो आइडियाज़ थे वो कैसे यूरोप के अंदर फैले थे. तो आज हम उसी बात को आगे जो है बढ़ाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स. कि जर्मनी, इटली और जो स्विट्ज़रलैंड थे, ये तीनों ही बेटा यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं. तो तीनों ही जो है वो किंगडम्स में बटे हुए थे. किंगडम्स मतलब राज्यों में बटे हुए थे. ठीक है, कि जैसे एरिया तो हो गया, लेकिन ये डिफरेंट स्टेट्स थे इनके अंदर. डचेस एंड कैंटन्स हुज रूलर हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी. यानी जो जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड थे, ये राज्यों के अंदर बटे हुए थे, जैसे कि डचेस और कैंटन्स. अब इनके जो शासक थे उनकी ऑटोनोमस टेरिटरी थी. ऑटोनोमस का मतलब होता है बेटा खुद का शासन था. यानी कि जो इनके किंगडम्स बटे हुए थे, उन किंगडम्स के ऊपर उन्हीं के राजाओं का शासन था. ठीक है, जैसे आप लगा लीजिए, जैसे इंडिया 28 स्टेट्स के अंदर डिवाइड आउट, 28 स्टेट्स का जो मालिक होगा, मतलब अलग अलग स्टेट्स का जो मालिक है वो सारा अपनी ही अकॉर्डिंग करे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होना. ठीक है, तो जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और इटली जो है ये किंगडम्स में बटे हुए थे. जो इन किंगडम्स के जो मालिक थे, जो राजा थे, उन्हीं का शासन उनके ऊपर चलता था. दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स, वो अपने आप को नहीं देखते थे एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर. यानी जो ये इनके जो टेरिटरी के जो रूलर्स थे ना, वो अपने आप को एक इकट्ठी पहचान, एक सामूहिक पहचान और किसी भी कॉमन कल्चर का हिस्सा नहीं मानते थे. मतलब क्या मानते थे कि नहीं, हमारी कोई इकट्ठी पहचान नहीं है जर्मनी के साथ, हम केवल अपने हैं. जैसे हरियाणा वाले बोलते कि हम सिर्फ हरियाणवी हैं, हम इंडियन नहीं हैं. ठीक है, तो मतलब उस तरीके का. तो जो ये रूलर्स थे इन टेरिटरीज़ के, वो अपने मतलब कोई भी इकट्ठी पहचान, एक समान पहचान और समान संस्कृति का हिस्सा खुद को नहीं मानते थे. द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी. जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था वो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करता था. इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियार. मैगियार जो है बेटा ये लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उसी तरीके से मैगियार भी एक लैंग्वेज है. तो हंगरी के अंदर आधी जो जनसंख्या थी वो मैगियार बोलती थी, वाइल द अदर्स हाफ ऑफ द स्पोक ए वैरायटी ऑफ डायलेक्ट. जबकि आधे से ज़्यादा जो लोग थे वो डिफरेंट टाइप्स के डायलेक्ट बोलते थे. डायलेक्ट होता है बेटा बोली. ठीक है, लैंग्वेज होता है भाषा. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए लैंग्वेज एंड ए डायलेक्ट. जैसे अपनी हरियाणवी है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर जो बोला जाता है वो आता है डायलेक्ट में. जैसे हरियाणवी जो है ये इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स ए डायलेक्ट. ठीक है, और लैंग्वेज हो जाती है जो एक लार्ज एरिया के अंदर बोली जाती है. ठीक है बेटा. तो बिसाइड्स दिस 3 डोमिनेंट ग्रुप देर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर. अब ये जो 3 प्रमुख जो ग्रुप थे, जैसे कि हैब्सबर्ग हो गया, और ऑस्ट्रिया के अंदर एल्प्स रहते थे, बोहेमिया रहते थे. तो इनके अलावा जो है और भी ग्रुप्स थे जो एम्पायर के बाउंड्रीज़ में रहते थे. मतलब जो साम्राज्य था ना, उसकी सीमाओं के अंदर इन 3 जो बड़े ग्रुप थे, उनके अलावा भी और लोग रहते थे. द ओनली टाइप बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप, जो ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो ये ग्रुप थे, इनको क्या चीज़ इकट्ठा रखती थी, किस चीज़ से ये जुड़े हुए थे. टुगेदर वॉज ए कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर. यानी राजा के प्रति निष्ठा. एलिगेंस होता है बेटा निष्ठा, कि राजा के प्रति वो जितने ईमानदार हैं, जितना वो राजा को मानते हैं. तो ये एक वो कॉमन चीज़ थी जिसकी वजह से ये अलग अलग ग्रुप के जो लोग थे ना वो इकट्ठा थे. ठीक है, अब है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. एरिस्टोक्रेसी होता है बेटा अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग, यानी जो रुपए पैसे वाला, पावर वाला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी. तो कुलीन वर्ग एंड द न्यू मिडिल क्लास, और नई मिडिल क्लास, यानी कोई नए एक वर्ग का उदय हुआ था, इमर्ज हुआ था.
तो सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। सोशली यानी सामाजिक रूप से, एंड पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से। ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जमीन का मालिक, वॉज था द डोमिनेंट प्रमुख क्लास वर्ग ऑन द कॉन्टिनेंट महाद्वीप में, यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो ज़मीन का मालिक था, ज़मीन का मालिक यानी कुलीन वर्ग था, रुपए पैसे वाला था, ठीक है, वो प्रमुख वर्ग था, सबसे प्रमुख वर्ग वही था। द मेंबर ऑफ दिस क्लास, अब जो इस क्लास के मेंबर थे, कौन सी क्लास के, जो एरिस्टोक्रेसी, जो ज़मीन के मालिक थे, उस क्लास का वर्ग, वर बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ, उनका सबका अपना एक जीने का एक कॉमन वे था, एक समान जीवन मतलब तरीका था। दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीज़न, जो कि क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार थे, यानी कि जो डिफरेंस थे ना, उनके कंपैरिजन में जो ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ग्रुप था, इनका जीवन जीने का सेम तरीका था। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज इट्स इफ मैरिजेस, इनके जो परिवार होते थे वो मुख्य रूप से मैरिज यानी शादियों के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते थे, कि जैसे सेम ग्रुप है, उसके पास भी ज़मीन है, उसके पास भी ज़मीन है, उनके मतलब सन डॉटर्स की शादी करवा दी, तो वो लिंक, वो जो थी, वो कनेक्शन था उनके बीच में, वो इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउ एवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो ये ताकतवर, जो ये अभिजात वर्ग था, कुलीन वर्ग था, ये संख्या में कम था, मतलब इन लोगों की संख्या जो है वो कम थी, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस, कस्बों का विकास होने से और वाणिज्यिक क्लास के बढ़ावा मिलने से, हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, जो किसके ऊपर आधारित था, कि जो शहरों का विकास हुआ और जो वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, उनका अस्तित्व जो है वो बाज़ार के उत्पादन पर टिका था, यानी कि बाज़ार के अंदर जितना प्रोडक्शन होगा तो उस वैसे ही शहर भी बढ़ेंगे और वैसे ही उनका ट्रेड कॉमर्स भी होगा, ठीक है। तो जो ये टाउन और इमरजेंस था, इससे कमर्शियल जो क्लास थी, इनका मुख्य रूप से जो अस्तित्व था, जो एग्जिस्टेंस था, वो मार्केट के प्रोडक्शन के ऊपर टिका हुआ था। नेक्स्ट बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब क्या हुआ कि इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है बेटा, औद्योगिकरण, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो जाती हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होंगी, चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत होगा तो मतलब ट्रेड होगा और फिर देश का डेवलपमेंट भी होगा। तो बहुत डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी वो 18th सेंचुरी के हाफ में हुई थी, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जबकि फ्रांस के अंदर और जर्मनी के कुछ भागों के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो 19वीं शताब्दी में यानी 19th सेंचुरी के अंदर हुआ था। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास that ideas of national unity following the abolition of aristocracy privileges gain popularity। अब मतलब क्या था कि जो कुलीन विशेष अधिकार की समाप्ति हो गई थी, एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस यानी जो जन्म से ही विशेष अधिकार मिले हुए थे वो ख़त्म हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, जो एजुकेटेड ग्रुप था और जो लिबरल मिडिल क्लास थी, लिबरल मिडिल क्लास का मतलब लिबरल होता है बेटा उदारवादी, सॉफ्ट नेचर मतलब, और जो ये लिबरल मिडिल क्लास थी, इन्हीं के बीच में नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता के जो विचार थे वो इनके अंदर पनपे थे। मतलब क्या था कि जो जन्म से ही विशेष अधिकार मिलते थे, जो हमने उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी पढ़ा था कि फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट्स था उनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे, और तो जो वो ख़त्म हो गए थे ना, तो नेशनल यूनिटी की जो फीलिंग थी वो एजुकेटेड लोगों के अंदर और जो लिबरल मिडिल क्लास थी उनके बीच में ये चीज़, इस चीज़ का इमर्जेंस हुआ था, उदय हुआ था, यानी उनके माइंड में नेशनल यूनिटी की फीलिंग उत्पन्न हुई थी। अब आता है बेटा, व्हाई डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी लिबरल नेशनलिज्म क्या था, इसके क्या मायने थे। उदारवादी हम बोलते हैं, सॉफ्ट नेचर था, तो उनके लिए नेशनलिज्म क्या था। इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली एलिड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी की शुरुआत में उदारवाद से ये जुड़ा हुआ था,
ठीक है। 19 जो सेंचुरी थी, जैसे कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, तो उन्हीं से ये आपके यूनिटी का, लिबर्टी का विचार जो है ये यूरोप के दूसरे पार्ट्स के अंदर फैला था। तो जब 19th सेंचुरी था उस टाइम पे यूरोप के अंदर उदारवादी की जो फीलिंग थी, लिबरलिज्म की जो फीलिंग थी वो आ चुकी थी। द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिब्रे मीनिंग फ्री। जो लिबरलिज्म वर्ड है ये लेटिन मतलब लातिनी भाषा इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में लैटिन बोलते हैं। लैटिन भाषा के लाइबर वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है फ्री, यानी आज़ाद। मतलब वी आर फ्री, कि हम किसी के अंडर में काम नहीं करने वाले हैं। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, एक तरीके से। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम। लिबरलिज्म जो है इसका मतलब होता है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति के लिए आज़ादी। इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति, ठीक है, कि व्यक्ति के लिए आज़ादी एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और कानून के सामने सबको बराबर। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म का मतलब होता है कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के सामने सभी को बराबर हक होना। इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, यानी कि इट एम्फेसाइज, ये प्रभाव डालता है, मतलब लिबरलिज्म किसके ऊपर इफेक्ट डालता है। द कॉन्सेप्ट मतलब ऐसी प्रक्रिया पर ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, यानी उस तरीके की गवर्नमेंट हो जो कॉन्सेंट होते हैं सहमति से बनना, यानी ऐसी सरकार जो सहमति से बनी हो। सहमति का मतलब पब्लिक से बनी हो, पब्लिक के ओपिनियन से बनी हो, उनकी विलिंग से बनी हो, ठीक है, उनकी मेजॉरिटी से बनी हो। तो लिबरलिज्म ऐसी सरकार को चाहता है, ऐसी सरकार के ऊपर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यानी संसद के द्वारा एक संविधान और उसकी चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव होता है बेटा प्रतिनिधि, जैसे MP MLA होते हैं, दिस ऑल आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। द राइट टू वोट, यानी राइट टू वोट मतलब वोट डालने का अधिकार। एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज जनरेटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन, जैसे कि जो राइट टू वोट था फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो राइट टू वोट था वो अधिकार केवल प्रॉपर्टी वाले व्यक्तियों को ही दिया गया था। देखो हमने उसमें एक्टिव और पैसिव सिटीजन पढ़ा था बेटा। एक्टिव सिटीजन मतलब जिनको वोट डालने का अधिकार था, वो लोग जो टैक्स ज़्यादा पे करते थे। तो इसमें क्या था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे वोट डालने का अधिकार और उनको चुनने का अधिकार, यानी कि किसको हम इलेक्ट करें, ये केवल उन्हीं को दिया गया था जो प्रॉपर्टी ओइंग, यानी जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी। मैन विदाउट प्रॉपर्टी, जिन व्यक्तियों के पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती थी। एंड ऑल वुमेन, और सभी औरतों को, वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, और औरतों को जो है जो राजनीतिक अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया गया था, यानी उनको नहीं दिया गया था। वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन एंड वुमेन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। अब क्या किया था औरतों ने, और नॉन प्रॉपर्टीड यानी जिन व्यक्तियों के पास, जिन पुरुषों के पास खुद की संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं होती थी, उन्होंने क्या किया, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए अपोजिशन मूवमेंट चलाई। अपोजिशन मूवमेंट मतलब विरोधी आंदोलन। जैसे ये बोल दे कि नहीं मतलब कोई भी उन्होंने यूँ बोल दिया कि 25 साल से ऊपर का व्यक्ति ही, जो वाइट व्यक्ति होगा वही वोट डालेगा, तो दूसरे जो लोग होंगे, जो ब्लैक पीपल होंगे, वो 25 साल से ऊपर होंगे, मान लीजिए कि वो प्रोटेस्ट कर दे कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये काम भी जो है, ये जो अवसर है, ये भी सबको मिलना चाहिए, ये राइट भी सभी का होना चाहिए। तो अपोजिशन मूवमेंट का मतलब होता है बेटा जो चीज़ चल रही है उसके विरुद्ध में आंदोलन करना, ठीक है। तो जो वुमेन को और नॉन प्रॉपर्टी वुमेन मैन थे, उन्होंने विरोधी आंदोलन शुरू किए। किस लिए शुरू किए, राजनीतिक अधिकारों की मांग को पूरा करने के लिए। द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। एबोलिशन होता है बेटा एक तरीके से मुक्त करना। ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, यानी राज्य ने जिन चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे, ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। गुड्स मतलब चीज़ों के, और कैपिटल मतलब पूंजी, पैसे के। चीज़ों और पैसे के आवागमन पर, मतलब लेन देन पर राज्यों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो उनको ख़त्म करने के भी पक्ष में थे।
यानी वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दिए जाने चाहिए। कैसे थे ये देखो, ये बताते हैं। जैसे ए मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूमरबर्ग टू सेल हिज गुड्स, यानी एक व्यापारी था जो 1833 में हैम्बर्ग से न्यूमरबर्ग जो है अपना सामान बेचने के लिए जा रहा था, वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स, मतलब हैम्बर्ग से न्यूमरबर्ग जाने में उसको 11 कस्टम बैरियर जैसे टैक्स होता है ना, टोल टैक्स आप लगा लो, टोल टैक्स गाड़ियों के लिए होता है, लेकिन ये क्या होता है कस्टम टैक्स, मतलब जो सामान के ऊपर जो बिक्री कर वगैरह होता है वो पार करने होते थे। एंड ए पे कस्टम ड्यूटी, और उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती थी 5% एट ईच वन ऑफ देम, हर एक जितने 11 कस्टम बैरियर थे ना, हर जगह पे उसको 5% कस्टम ड्यूटी देनी होती थी, यानी ये इतना टैक्स देना होता था। अब मान लो इतने की तो उसकी चीज़ भी नहीं बिकेगी जितना वो टैक्स दे देगा, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड growth by the new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। अब क्या था कि ऑब्स्टिकल्स जो परिस्थितियाँ थी वो एक्सचेंज एंड ग्रोथ, एक्सचेंज मतलब लेन देन में, एंड ग्रोथ और विकास में न्यू कमर्शियल क्लासेस, जो नया वाणिज्यिक वर्ग था एक नए वाणिज्यिक आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के अंदर, हु आर्ग्यूड जो ये आलोचना करता था टू क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी की एक एकीकृत आर्थिक एकीकृत जो है वो एक इकोनॉमिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र होना चाहिए जिसमें कि क्या हो कि चीज़ों को व्यक्तियों को और पूंजी का पैसे का लेन देन जो है वो बाधा रहित हो, यानी उस कोई भी बैरियर कोई भी रुकावट ना आए, बिना रुकावट का हो। यानी कि ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें जो ये आर्थिक लेन देन होता है और जो डेवलपमेंट के अंदर है जो बैरियर का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं, उसके लिए एक ऐसी इकोनॉमिक टेरिटरी या किस क्षेत्र का निर्माण किया जाना चाहिए जहाँ पर वस्तु, व्यक्ति और जो पैसा है उसका लेन देन बिना किसी रुकावट के होता रहे। और उसके लिए क्या किया गया था 1834 में, है ना, प्रशा में एक जोल्वेराइन का निर्माण किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें ज़्यादातर जर्मन राज्य शामिल थे। अब उनमें क्या कर दिया था, द यूनियन, जो ये यूनियन बनी ना जोल्वेराइन की, इसने अबोलिश टैरिफ बैरीज, इसने क्या किया जो जितने भी ये टैक्स लग रहे थे ना उसको ख़त्म कर दिया। एंड रेड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी, और करेंसी भी ख़त्म कर दी, फ्रॉम ओवर 32, यानी कि 32 तरह की करेंसी चलती थी उस टाइम पे, व्यापार के टाइम पे। तो उसने क्या किया, जैसे मान लो यहाँ पे अलग करेंसी है, दूसरी जगह पे अलग करेंसी होगी, तो व्यक्ति कितनी करेंसी लेके चलेगा भाई, जब वो 11 टैक्स कस्टम ड्यूटी पे करके अपना सामान बेचने के लिए जा रहा है और 11 के 11 में अलग तरह की करेंसी हो, तो क्या वो 11 तरह के पैसे लेके चलेगा, ठीक है। तो जी जोल्वेराइन जो ये इंस्टीट्यूट बना था, जो ये यूनियन बनी थी, इसने क्या किया, जितने भी ये टैरिफ बैरियर थे उनको ख़त्म कर दिया और 32 तरह की जो करेंसी चल रही थी उसको ख़त्म करके केवल 2 तरह की ही जो ये करेंसी थी उसको चलाया, तो सही भी हो गया। अब आते हैं न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815, यानी 1815 के बाद एक न्यू कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेटिव होता है बेटा रूढ़िवादी, जो पुरानी चीज़ों के यूँ मानते हैं कि भाई नहीं हमारा जैसा पास था हमारा वैसा ही रहना चाहिए, यानी जो पारंपरिक चीज़ों को एज इट इज़ मानते हैं। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, 1815 में जब नेपोलियन हार गया था, यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव, यानी 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई थी तो जो ये यूरोपियन गवर्नमेंट थी ये रूढ़िवादी था, कंजर्वेटिव की फीलिंग से प्रेरित थी, ठीक है, मोस्ट कंजर्वेटिव, ज़्यादातर जो रूढ़िवादी लोग थे। हाउएवर, जबकि डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, यानी कि फिर भी बहुत सारे रूढ़िवादी लोग ऐसे थे जो कि क्रांति से पहले के टाइम में वापस नहीं जाना चाहते थे। रूढ़िवादी वैसे तो होते हैं जो एज इट इज़ पुराने जैसे थे वैसे मानना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी लोग थे जो ये मानते थे कि हमें रेवोल्यूशन के टाइम से पहले का जो सोसाइटी थी वो नहीं चाहिए, हमें उस तरह का माहौल नहीं चाहिए। दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्ची। अब क्या था कि जो ये मॉडर्नाइजेशन था यानी जो आधुनिकीकरण था, ये राजतंत्र जैसी जो पारंपरिक संस्थाएं थी उनको मजबूत बनाने में सक्षम था।
यानी मोनार्ची जैसा जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था उसको मजबूत बनाने में मॉडर्नाइजेशन जो था ये बहुत कैपेबल था। इन 1815 ए मॉडर्न आर्मी, एक आधुनिक सेना, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक कुशल नौकरशाही, ए डायनामिक इकनॉमी यानी एक गतिशील अर्थव्यवस्था, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का अंत होना, एंड सर्फडम, और सर्फडम मतलब भूदास्ता, जो गुलामी वाले हैं, किसानों वाली जो भूदास्ता, कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्ची ऑफ द यूरोप। इन्होंने क्या किया, यूरोप के जो निरंकुश राजतंत्र थे उनको शक्ति प्रदान कर सकते थे। यानी एक कुशल सेना होनी चाहिए, एक नौकरशाही और जो गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदास्तों जो है इनका एंड जो था वो यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। In 1815, representative of the European powers, Britain, Russia, Persia, Austria, who had collectively defeated Napoleon. 1815 में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसे ये सभी जो देश थे ना, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। अब इन्होंने क्या किया, जो इनके प्रतिनिधि थे ये सभी मीट एट वियना टू ड्रॉन अप ए सेटलमेंट फॉर द यूरोप। अब इन सभी देशों के यानी किस किस के, ब्रिटेन के, रूस के, पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि जो हैं वो यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करना चाहते थे और जिसके लिए ये लोग वियना में मिले थे। इन द बर्बन डायनेसिटी विच हैड डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बर्बन वंश याद है क्या था? बर्बन वंश लुई 16 इसी वे डायनेसिटी से बिलोंग करता था बेटा। तो ये जो बर्बन वंश था विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांस की क्रांति के दौरान हटा दिया गया था, ख़त्म हो गया था एक तरीके से, वॉज रिस्टोर्ड टू पावर, इसको दोबारा से पावर में लाया गया। एंड फ्रांस लॉस द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और फ्रांस ने नेपोलियन के द्वारा जिन प्रदेशों को जीता था उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। यानी नेपोलियन ने जिन भी दूसरी कंट्रीज़ के टेरिटरी को जीता था ना, तो जब बर्बन वंश को वापस रिस्टोर करके सत्ता पावर के अंदर लाया गया तो उन स्टेट्स को फ्रांस द्वारा छोड़ा गया जो नेपोलियन ने जीते थे। जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैज़ बीन सेटअप बाय द नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटचेबल। यानी नेपोलियन के द्वारा जिन 39 स्टेट्स को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया गया था, एक बड़ा जो संघ बनाया गया था, उसको एज इट इज़ रखा गया, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ऑटोक्रेटिक डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। ऑटोक्रेटिक यानी जो निरंकुश लोग थे, जो मतलब अपने मन की करते थे, वो डिड नॉट टॉलरेट, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्रिटिसिज्म होता है आलोचना करना, एंड डिसेंट मतलब असहमति, यानी कोई उनको मना कर दे, उनकी बात को ना माने, उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एंड सो टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब उन्होंने क्या किया, उन गतिविधियों को दबाना चाहा, यानी उन एक्टिविटीज़ को कर्ब मतलब दबा देना चाहा, दैट जो क्वेश्चन जो सवाल उठाती थी द लेजिटिमेसी वैधता पर ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, किसकी? निरंकुश सरकारों की। यानी कि जो निरंकुश लोग थे वो आलोचना और असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उन सभी एक्टिविटीज़ को दबा दिया जो कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के लेजिटिमेसी यानी वैधता के ऊपर क्वेश्चन करते थे। अब आता है बेटा रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815, 1815 के दौरान क्या हुआ? फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉन मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। 1815 के बाद क्या हुआ कि फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉ, फियर मतलब डर से, रिप्रेशन मतलब दमन के, कि उनको कोई हटा देगा, भगा देगा, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड मतलब छिप गए। रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम, इस टाइम पे जो क्रांतिकारी थे, मेन उनका अर्थ था एक कमिटमेंट टू अपोज मोनार्शियल फॉर्म, कि जो मोनार्शियल फॉर्म है उनका विरोध करना, एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। यानी जो क्रांतिकारी लोग थे ना उस टाइम पे, क्रांतिकारियों का अर्थ होता था जो राजतांत्रिक प्रणाली है उनका विरोध करना और स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष करना। जिप्सी मैज़ेनी, जुसेपी मैज़ेनी, born in Genoa
इन 1807 ये एक रिवोल्यूशनरी का नाम है बेटा, जिप्सी मैज़ेने, जिसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, और फिर वो जो है एक 24 साल की ही उम्र में 24 ईयर्स थे, ये लिगुरिया के अंदर, लिगुरिया इट्स अ प्लेस नेम, वहाँ पर ये क्रांति मतलब कहाँ गया भाई, ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनेरी। कार्बोनेरी में जो एक सीक्रेट सोसाइटी थी, सीक्रेट सोसाइटी का मतलब था गुप्त संगठन, उसका ये सदस्य बन गया था। ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, बाद में इसको देश निकाला दे दिया गया था 1831 में, फॉर अटेम्प्टिंग, किस वजह से, अटेम्प्टिंग ए रिवॉल्यूशन इन लिगोरिया, लिगुरिया के अंदर एक क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए फिर इसको देश से निकाला दे दिया गया था। मैज़ेने बिलीव्ड, मैज़ेने का ये विश्वास था दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ काइंड। अब जो ये मैज़ेने था ना, ये इस बात में बिलीव करता था कि भगवान की मर्जी के अनुसार ही जो देश है ये मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, यानी कि देश के अंदर हरे जो व्यक्ति हैं उन्हीं के द्वारा ये देश बना हुआ है और ये भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। अब क्या हुआ था, इसी के इन्हीं थिंकिंग के ऊपर बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड। इसके इन्हीं विचारों के आधार पर बहुत सारे गुप्त संगठन बने, कहाँ कहाँ पे, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में। मैटरनिक डिस्क्राइब हिम, मैटरनिक इट्स ऑल्सो ए नेम ऑफ, राजतंत्र का विरोध करने वाले थे ये, तो मैटरनिक ने उसको जो है वह कहा है कि मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन जो है ये मैज़ेनी है। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे बेटा। देखो, साथ साथ पढ़ो, डेली आप ये नोट्स पढ़ो, वीडियो देखो, और आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को भी पढ़ो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू बेटा।